नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में हिटलर या फिर नाज़ीवाद के उदय के कारण। ओके, आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें जर्मनी हार जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है तो वहाँ की जो सरकार थी, यानी कि वहाँ का शासक था विलियम कैसर द्वितीय, वो चला जाता है, मतलब भाग जाता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जर्मनी की हारने के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको वो संभाल नहीं पाता है और वो देश छोड़कर भाग जाता है विलियम कैसर द्वितीय। फिर जर्मनी में वहाँ पर गणतंत्रीय सरकार की स्थापना होती है, संविधान वगैरह बनाया जाता है, जिसको हम वाइमर गणतंत्र या वाइमर संविधान भी कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर वाइमर गणतंत्र लागू हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, लेकिन शीघ्र ही वो गणतंत्रीय सरकार भी गिर गई और वहाँ पर हिटलर का उदय हो जाता है, यानी हिटलर का शासन स्थापित हो जाता है जर्मनी में। तो कौन कौन से कारण थे कि लोगों ने हिटलर को समर्थन दिया? वैसे तो हिटलर तानाशाह था, लोग तानाशाही से दूर भागते हैं भाई, तानाशाही सरकार को कोई नहीं पसंद करता है। सभी लोग सोचते हैं हमारे देश में गणतंत्र हो, लोकतंत्र हो, लेकिन जर्मनी में ऐसा क्या था कि लोग तानाशाही को पसंद कर रहे थे, मतलब हिटलर को पसंद कर रहे थे। नाजीवाद हिटलर की पार्टी थी, उसको पसंद कर रहे थे, गणतंत्र को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे? तो कौन कौन सा कारण है जिस कारण हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ? इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जर्मनी में नाजीवाद या हिटलर के उदय के कारण। ओके, पहले इतना आप पढ़िए। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इटली में, सॉरी यहाँ पर इटली नहीं होगा, यहाँ पर जर्मनी होगा। ओके, ये देखिए मिस्टेक हो गया पहले ही। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वहाँ हिटलर के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना की गई और इस सरकार को जनता ने पूर्ण समर्थन भी दिया। तो कौन कौन से कारण थे जिस कारण जनता ने समर्थन दिया? ओके, जर्मनी में हिटलर अथवा नाजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके कारणों की बात करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ये इटली नहीं होगा, ओके, यहाँ पर जर्मनी होगा। हालांकि इटली में भी तानाशाही सरकार की स्थापना हुई थी, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। वहाँ पर जैसे जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना होती, ऐसे ही उसी समय इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही सरकार की स्थापना होती है। जैसे इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद। ओके, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल यहाँ पर आप जर्मनी कर लीजिए। ओके, जर्मनी। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों में पहला कारण है वर्साय की कठोर और अपमानजनक संधि। आपको पता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि की। उस संधि के तहत तमाम सारे प्रदेशों को छीन लिया जर्मनी से, उसको अपमानित किया और मतलब उसके उपनिवेश छीन लिए, उसके देश को खंडित कर दिया और भी तमाम तरह की उस पर मतलब युद्ध हर्जाना भी लगाया गया कि युद्ध में जितनी क्षतिपूर्ति हुई है उसका भी भरपाई आप करेंगे। तो जर्मनी को एकदम तोड़ दिया गया उस वर्साय संधि में, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ जर्मनी का। तो ये कारण था। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको, फिर समझ में आएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़े थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया। ओके, यहाँ पर मित्र राष्ट्र ने नहीं लिखा है। ओके, मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्रों को हरा दिया। जर्मनी भी धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। ओके, जर्मनी किधर से लड़ रहा था? धुरी राष्ट्रों की ओर से। मित्र राष्ट्रों ने, यहाँ राष्ट्रीय नहीं, मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। वर्साय की संधि के द्वारा जर्मनी के बहुत सारे प्रदेशों को छीन लिया गया तथा उसका निशस्त्रीकरण कर दिया गया। फलतः जर्मनी की जनता, यानी जर्मन जनता, स्वयं को अपमानित महसूस करने लगी और एक ऐसे नेता की खोज में थी जो देश के इस अपमान का बदला ले और राष्ट्रीय गौरव को पुनः स्थापित करे। हिटलर ने जनता के इस मनोविज्ञान का फायदा उठाया और उसने घोषणा की कि सत्ता प्राप्त करने के बाद वर्साय में हुए अपमान का बदला लिया जाएगा और जर्मनी को फिर से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया जाएगा। तो ऐसा जब हिटलर ने कहा तो जर्मन वासियों ने हिटलर का साथ दिया बेसिकली। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखिए
जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय नामक स्थान पर वर्साय की संधि की। ओके, तो उसमें जर्मनी के बहुत सारे उपनिवेश को छीन लिया गया, बहुत सारे उसके महत्वपूर्ण खनिज संसाधन से भरे प्रदेशों को छीन लिया गया, उसका निशस्त्रीकरण कर दिया गया जर्मनी का, मतलब उसकी सेना घटा दी गई और उस पर आर्थिक हर्जाना भी लगाया गया युद्ध की क्षतिपूर्ति का। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें की गई। जर्मन की जनता बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रही थी कि हमारे देश के साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने, जर्मन की जनता ने एक प्रकार से गणतंत्रीय सरकार को कहा है बेकार सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है। फिर लोगों ने हिटलर को पसंद किया। क्यों? क्योंकि हिटलर ने भाषणों में कहा कि ये जो हमारे देश के साथ अपमान हुआ है, हमारे देश का इतनी बेइज्जती हुई है, और वर्साय की संधि में जो कुछ हमारे प्रदेश छीन ले गए हैं, उन प्रदेशों को हम लोग फिर से वापस लाएंगे, फिर से एक शक्तिशाली सेना निर्मित करेंगे और अपने देश को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगे विश्व में। ऐसा जब हिटलर ने कहा जर्मन लोगों से, तो जर्मनी के लोग जो थे वो हिटलर के समर्थन में आ गए। आई होप आपको पहला कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों लोगों ने नाजीवाद को या फिर हिटलर को समर्थन दिया। अब यहाँ दूसरा कारण भी उसी प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है, आर्थिक समस्याएं। अब चूंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गई थी, अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। ओके, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई थी, चूँकि जर्मनी सेना का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, मतलब सेना घटा दी गई थी। तो जो सैनिक फौज से निकल गए वो बेरोजगार ही तो हुए। तो जब बेरोजगार हुए, चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो चीज़ें महंगी भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर इसको अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा, यानी जर्मनी को, क्योंकि युद्ध में इस पर हर्जाना भी लगाया गया था कि आपको क्षतिपूर्ति देनी है। तब क्षतिपूर्ति इसके पास थी नहीं पैसे, तो इसने अमेरिका से कर्जा लिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबको क्षतिपूर्ति दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई। तो हिटलर कहता है कि हम फिर से अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बहुत सारे ऐसे भाषण देता है, लोग पसंद करने लगते हैं। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था एकदम लड़खड़ा गई थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को क्षतिपूर्ति के रूप में एक भारी रकम देने को कहा, राशि देने को कहा। मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन्होंने जर्मनी से कहा कि आप हमको एक बहुत बड़ी राशि दीजिए क्षतिपूर्ति के लिए, जितना भी हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि आप ही कारण युद्ध हुआ है। ओके, और अगर ना दे जर्मनी तो कहते थे युद्ध करिए, फिर युद्ध रुकेगा नहीं, जारी रहेगा और पूरी तरीके से जर्मनी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जर्मनी को उस समय वो संधि स्वीकार करनी पड़ी थी। ओके, जर्मनी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह क्षतिपूर्ति की रकम अदा कर सके, अतः अमेरिका ने उसे कर्ज दिया। इस प्रकार वह कर्ज के बोझ से भी दब गया, मतलब कर्जा भी हो गया। अब उसका निर्यात भी घट गया, देश में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही थी। हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया और जनता के संकट को दूर करने का भरोसा दिया, अतः जनता ने हिटलर का साथ दिया। तो दूसरा कारण आपको समझ में आ गया होगा। पहला है वर्साय की संधि, जो कि बहुत ही कठोर थी, अपमानजनक थी, उससे जर्मन जनता त्रस्त थी। और दूसरा है आर्थिक कारण। ओके, तो इससे लोगों ने हिटलर को पसंद किया। अब तीसरा है यहूदी विरोधी भावनाएं। ओके, तो इसको समझ लीजिए। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। जैसे हिटलर ने समझाया लोगों को कि ये जो यहूदी हैं ये चूँकि जर्मनी में यहूदी भी थे और जर्मनवासी भी थे, तो हिटलर ने जर्मनवासियों को समझा कि यहूदी रहते तो अपने देश यानी जर्मनी में हैं, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इन्होंने अपने देश का साथ नहीं दिया, ये गद्दारों से यानी दुश्मनों से जाकर के मिल गए और अपनी सेना का इन्होंने कोई समर्थन नहीं किया, कोई सहायता नहीं की। इसलिए जब भी हमारी सरकार आएगी तो इन यहूदियों को देश से बाहर निकालूंगा और केवल जर्मनी ही जर्मन में रहेंगे। ओके, जर्मनी में केवल कौन रहेंगे? जर्मन, यानी कि जर्मन के लोग ही जर्मनी में रहेंगे, यहूदी नहीं रहेंगे। तो लोगों ने कहा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये भी कहा हिटलर ने कि जितने भी यहूदी सरकारी पद पर हैं, यहूदियों को हटा करके वहाँ पर जर्मन वासियों को नियुक्त किया जाएगा, बैठाया जाएगा। ओके, तो पढ़ते हैं इसको। जर्मनी में यहूदियों की संख्या जर्मन संख्या के मुकाबले बहुत कम थी, मतलब जर्मनी में यहूदी बहुत कम थे, परंतु यहूदी व्यापार, व्यवसाय तथा राजनीति में अग्रणी थे, यानी बड़े बड़े इनके उद्योग थे वहाँ पर, और राजनीति में भी अग्रणी थे। ओके, थे थोड़ी मात्रा में, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर थे। यहूदी वर्ग जर्मनी का वैभवशाली वर्ग था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया था। हिटलर ने जर्मन वासियों को बताया कि प्रथम विश्व युद्ध में
यहूदियों ने देश के साथ गद्दारी की तथा दुश्मनों के साथ मिल गए और इन्होंने जर्मन सेना की कोई मदद नहीं की। अतः हिटलर ने यहूदियों को देश से बाहर निकालने का लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार जर्मन की जनता ने हिटलर का साथ दिया। ये तीसरा कारण था। उम्मीद है आपको तीनों कारण अभी समझ में आए होंगे। अब यहाँ आपको चौथा कारण लिखना है, वाइमर संविधान या फिर वाइमर गणतंत्र की कमियां भी थी। ओके, क्योंकि जब विलियम कैसर द्वितीय भाग गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को छोड़कर, तो वहाँ पर वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी और वाइमर संविधान भी बनाया गया था। तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिस कारण लोगों ने वाइमर गणतंत्र को त्याग करके हिटलर का साथ दिया। तो कौन कौन सी कमियां थी, देखिए। वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र की कमियां। विश्व युद्ध के पश्चात वाइमर नामक स्थान पर जर्मनी के लिए एक संविधान बनाया गया। संविधान में निहित सीमाओं यानी कमियों का फायदा उठाकर नाजी पार्टी सत्ता हथियाने में सफल रही। यानी कि कुछ कमियां थीं संविधान में, जिसका फ़ायदा हिटलर ने उठाया और तानाशाही सरकार की स्थापना कर दी। वो कमियां कौन कौन सी थी? कमियां यह थी कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना और आपातकालीन अधिकारों को प्राप्त करना। उसमें एक धारा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, धारा 4848। ओके, उसमें कुछ आपातकालीन घोषणा से संबंधित नियम थे और उस आपातकालीन घोषणा का प्रयोग करके जर्मनी में हिटलर ने सभी अधिकारों को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया और विरोधियों का दमन किया। ओके, तो इसका फ़ायदा उठाया था इस कमी का। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। ओके, संविधान में मतलब चूँकि जो राष्ट्रपति था और प्रधानमंत्री ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे जर्मनी में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कमी थी। जैसे अपने भारत देश में मैंने आपको बताया भी था कि भारत देश में जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि जो प्रधानमंत्री है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लेकिन जर्मनी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, जिस कारण वहाँ पर उनकी शक्तियों का बंटवारा सही से नहीं था कि प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल है कि राष्ट्रपति। तो इसका भी फ़ायदा उठाया ओके हिटलर ने। एक और चीज़ थी वहाँ पर कि भाई चुनाव की आनुपातिक प्रणाली जो थी वो बहुदलीय थी। मतलब वहाँ पर क्या था कि कोई भी दल, छोटा से छोटा दल चुनाव लड़ सकता था। कोई शर्त नहीं थी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो ये शर्त पूरी कीजिए। जैसे भारत में आप लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव जो लड़ना है ऐसे नहीं लड़ सकते, कोई ना कोई शर्त होती है। ओके, लोकसभा का चुनाव आप नहीं लड़ सकते सीधे। आप देखिए 2 ही 3 पार्टी होती है, तो कांग्रेस है तो भाजपा, ज़्यादा पार्टियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि नहीं लड़ सकती, कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को जब आप पूरा करें तभी आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। जर्मनी में ऐसा नहीं था। जर्मनी में कोई भी अपनी पार्टी बना करके अपनी मतलब अपना नाम इलेक्शन में दर्ज करा सकता था, चुनाव लड़ सकता था। और यही किया हिटलर ने। अपनी एक पार्टी बनाई, नाजी पार्टी, और तुरंत चुनाव लड़ लिया, जनता ने समर्थन दिया, प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री से सीधे उसने राष्ट्रपति का सब कुछ पद वद हटा करके एकदम तानाशाही सरकार की स्थापना कर दी। तो अगर ये बहुदलीय प्रणाली ना होती चुनाव की तो शायद जर्मनी में हिटलर की पार्टी बनती ही ना, तो आगे वो प्रधानमंत्री भी ना बनता। ओके, तो ये कुछ कमियां थी वाइमर संविधान की। इस कारण भी हिटलर को फ़ायदा मिला। ओके, नाजीवाद को फ़ायदा मिला अपनी सत्ता स्थापित करने में। अगला कारण है साम्यवादियों का भय। अब चूंकि रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति की स्थापना हो चुकी थी और बोल्शेविक क्रांति की स्थापना हो चुकी थी, तो बोल्शेविक क्रांति की स्थापना करने वाले साम्यवादी थे। साम्यवादी जब रूस में सफल हो गए साम्यवादी सरकार की स्थापना करने में, तो ये चाहते थे पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो। तो जो जर्मनी के उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, या जो धनिक वर्ग था, धनी पैसे वाला, वो डर गया कि अगर हमारे देश में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी तो हमारे सारे उद्योग धंधे सरकार के नियंत्रण में हो जाएंगे। एक प्रकार से उसका क्या कहेंगे, जैसे आपने सुना होगा निजीकरण, और एक होता है सार्वजनिक। तो सार्वजनिक वाली चीज़ें क्या होती हैं, सरकार के अंडर में होती हैं। निजीकरण मतलब प्राइवेट। तो प्राइवेट कौन था? प्राइवेट वाले थे धनिक वर्ग, पूंजीपति, ये प्राइवेट थे, ये अपनी प्राइवेट फैक्ट्री चलाते थे जर्मनी में। तो इनको लगा अगर हमारे देश में साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाएगी तो हमारी सारी फैक्ट्री वगैरह सब सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये डरते थे पूंजीपति, धनिक वर्ग या फिर उद्योगपति। ओके, जर्मनी के उद्योगपति, पूंजीपति
ये सभी डरते थे, इसलिए इन्होंने हिटलर का साथ दिया, क्योंकि हिटलर क्या था, वो साम्यवाद का विरोधी था। हिटलर ने कहा हम अपने देश में साम्यवादी सरकार नहीं स्थापित होने देंगे, तो उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने हिटलर का साथ दिया। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। हिटलर और नाजी पार्टी के उदय का एक प्रमुख कारण साम्यवाद का बढ़ता हुआ भय था। यहाँ बढ़ता हुआ भय नहीं लिखा है, ओके, तो भय होगा। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। उस क्रांति की सफलता से साम्यवादी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और उन्होंने विश्व भर में साम्यवादी सरकार गठित करने की योजना बनाई। इससे जर्मनी के पूंजीपति, उद्योगपति और धनिक वर्ग, जागीरदार, अनुदार जनता ये साम्यवाद से डरने लगे। हिटलर ने रूस के प्रभाव का भय दिखाकर जर्मनी की जनता को अपने पक्ष में कर लिया। मतलब हिटलर ने लोगों को डराया कि देखो अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो जर्मनी में भी रूस की तरह साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी, फिर सारे उद्योगपति सरकार के अंडर में आ जाएंगे। 1930 में जर्मन राइखस्टैग, अब ये देखिए 1930 में जर्मनी में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा को वहाँ राइखस्टैग बोला जाता है जर्मनी में। तो उसके चुनाव में साम्यवादी दल को 79 सीटें प्राप्त हो गई, बहुत ज़्यादा। इससे उद्योगपति और पूंजीपति घबरा गए कि अरे इस बार 79 सीटें प्राप्त हुई हैं, अगली बार चुनाव हुआ तब तो ये सरकार बना लेगी। अतः वे डर गए और उन्होंने हिटलर को हर प्रकार से समर्थन देने का फैसला कर लिया। अब हिटलर को चूँकि पूंजीपतियों से, धनी वर्गों से और उद्योगपतियों से धन मिलने लगा और इसी धन से हिटलर और नाजी पार्टी का तीव्र गति से विकास हुआ, तो ये भी एक कारण था। फिर है सेना और नौकरशाही वर्ग का समर्थन। तो अब चूँकि जर्मनी का निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, सारे अधिकारी, सेना, ये सब नौकरी से निकाल दिए गए थे, ओके, तो बेरोजगार बैठे थे। तो हिटलर ने कहा हम फिर से एक सेना का, शक्तिशाली सेना का गठन करेंगे। तो सैनिक वर्ग में उत्साह आ गया ना कि हम फिर से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सैनिकों में जोश होता है लड़ने का। अगर उनको खाली बैठा दो तो फिर उनको बहुत ही बेकार लगेगा। तो जो बेकार सैनिक बैठे थे उनको हिटलर ने फिर से संगठित करने का काम किया, इकट्ठा किया, एक मजबूत शक्ति सेना का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी पराजित हो गया था तो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की। इस संधि के माध्यम से जर्मनी की सैन्य संख्या कम कर दी गई, मतलब सेना को घटा दी गई। अब जर्मनी के सैनिक बेरोजगार हो गए थे। जर्मन सेना और नौकरशाही के अधिकांश उच्च वर्गीय परंपरावादी लोग लोकतंत्र से घृणा करते थे, यानी जनतंत्र से घृणा भी करते थे। जो जर्मनी के सैनिक थे या फिर अधिकारी थे, एक तो ये बेरोजगार थे, दूसरी चीज़ ये कि गणतंत्र से घृणा करते थे। हिटलर द्वारा युद्ध और पुनः शस्त्रीकरण की जब बात की गई तो सैनिकों में उसके प्रति उत्साह बढ़ गया और वे हिटलर की पार्टी के समर्थक बन बैठे। ये बेकार में लिख गया है, देखिए बहुत सारी मिस्टेक हो सकती हैं, ओके। हिटलर की पार्टी के समर्थक बन बैठे, इतना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वह हिटलर के नाजी पार्टी के समर्थक बन बैठे, ओके। ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है, कई जगह टाइपिंग में अक्सर मिस्टेक हो जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी इसको टाइप करना रहता है। खुद मैं ही टाइप करता हूँ, मैं ही इसको पूरा PDF बनाता हूँ। तो कुल मिलाकर ये जानिए कि वर्साई की संधि में जर्मनी को अपमानित किया गया, उसकी जो सैनिक थे उनकी संख्या कम कर दी गई, सैनिक बेरोजगार हो गए, अधिकारी पदों से हटा दिए गए, तो वे सारे बेरोजगार बैठे थे। और एक वो मतलब ये भी था कि गणतंत्र से घृणा करते थे, नफरत करते थे। तो जर्मनी का जो हिटलर था उसने कहा कि हम फिर से सेना गठित करेंगे, सैनिकों को फिर से, अधिकारियों को फिर से उनके पदों पर तैनात किया जाएगा। तो लोग उत्साहित हो गए, सैनिक वर्ग उत्साहित हो गया और उसने पूरा साथ दिया नाजी पार्टी का। इतने कारण थे। और एक कारण और इसमें लिख सकते हैं, हिटलर का व्यक्तित्व, यानी हिटलर स्वयं भाई एक अच्छा नेता था, एक अच्छा वक्ता था, भाषण देने वाला था, प्रभावित करने वाला था। तो उसका व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। नाजी दल की सफलता का एक प्रमुख कारण हिटलर का व्यक्तित्व भी था। हिटलर को मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान था, वह एक कुशल वक्ता था और नाटकीयता उसमें कूट कूट कर भरी थी। नाटकीयता मतलब नाटक बहुत करता था, यानी कि कहते हैं ना थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके कि जनता इसमें किस मूड में है और उसको क्या बोलना चाहिए, ओके। जैसे उसने जब देखा कि जनता थोड़ी लोकतंत्र से नफरत करने लगी तो उसने और ज़्यादा बोला कि हम
जब सरकार बनाएंगे तो पूरा एकदम विश्व में जर्मनी का परचम लहरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि तो नाटकीयता कूट कूट कर उसमें भरी थी, चालाकी थी। जनता को प्रभावित करने के लिए उसने अनेक प्रकार के प्रचार किए तथा भाषण दिए। उसने जर्मनी की जनता से वादा किया कि वह फिर से एक बार जर्मनी की प्रभुसत्ता को स्थापित करेगा, विश्व में जर्मन को प्रमुख स्थान दिलाएगा। उसने कहा कि वह वर्साई की संधि को नहीं मानेगा और खोए हुए प्रदेशों को पुनः वापस लाएगा। अतः जर्मनी की जनता ने उसे पूर्ण समर्थन दिया। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा दिया कि भाई जर्मनी में नाजीवाद या फिर जर्मनी में नाजीवाद या फिर हिटलर के उदय के कौन कौन से कारण थे। और उम्मीद करता हूँ ये कारण आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। और भी वीडियोस पड़ी हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में जो हिटलर था उसके सिद्धांत कौन कौन से थे। ओके, यानी कि नाजीवादी पार्टी के सिद्धांत कौन कौन से थे, इस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम जर्मनी की विदेश नीति और गृह नीति पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इटली में फासीवाद और मुसोलिनी का उदय।